29 नवंबर 2011 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक खबर आई कि यहां भारत का पहला गोल्ड एटीएम लगवाया गया है। लोग इस एटीएम से सोना चांदी के सिक्के और तमाम किस्म के जवाहरात खरीद सकते हैं, लेकिन ये मशीन लोगों को लुभा नहीं पाई। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि मुश्किल ही कोई ग्राहक इसका इस्तेमाल करता है। एक वक्त भारत के हीरा कारोबार के पोस्टर बॉय रहे मेहुल चोकसी पर निगाह डाले तो उनकी कहानी भी इस एटीएम जैसी ही नजर आती है। उनकी हर शुरुआत हीरे जैसी चमकदार थी। उनके तौर तरीके हमेशा सोने जैसे लचीले रहे, लेकिन नतीजा हर बार ऐसा जैसा कोई गहनों की दुकान पर ठग लिया गया हो। आप पूछ सकते हैं कि उस एटीएम से मेहुल चोकसी क्यों याद आते हैं। जवाब ये है कि वो एटीएम मेहुल की कंपनी गीतांजलि ने लगाया था। अगला सवाल होगा कि मेहुल चोकसी ही क्यों याद आते हैं। इसके कई जवाब हैं। मेहुल के पिता चुनीभाई चोकसी के हीरो के सिर्फ कटिंग पॉलिसी के कारोबार को विदेशी कंपनियां खरीदने तक का रास्ता दिखाया, पर एक वक्त आया जब कंपनी की बदनामी से कर्मचारियों को ही नौकरी से लाने पड़ गए थे। वहीं बहन के नाम पर बनी उनकी कंपनी गीतांजलि ने 2006 में आईपीओ में कदम रखा और 330 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। फिर 2013 में वो वक्त आया जब सेबी ने मेहुल की फर्म को हेरफेर के शक में 6 महीने के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से रोक दिया था। 2008 में कटरीना कैफ ने उनके हीरो का प्रचार किया तो एक साल में कंपनी की बिक्री 60% बढ़ गई। फिर 2018 में कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि गीतांजलि अपने ग्राहकों को नकली हीरे बेचती रही है। वहीं 2013 में जहां गीतांजलि का शेयर 600 रुपए का बिक रहा था, वहीं फरवरी 2018 में 33.80 रुपए पर आ गया था। पंजाब नेशनल बैंक का कथित घोटाला खुलने की भनक लगने से पहले वो परदेश की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके थे। उन्होंने मुल्क भी ऐसा चुना जहां $1 लाख निवेश करके नागरिकता मिल सकती थी। आज उसी मुल्क के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेहुल चोकसी हमारे लिए शर्म का सबब बन गए हैं। एक वक्त था जब भारत के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से खड़े होकर चोकसी और मेहुल भाई कहा था। फिर वो समय भी आया जब मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद को उनका तारुफ मेहुल चोकसी वही नाम है ना उनका कहकर करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि भारतीय इतिहास के कथित सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी अब भगोड़े कारोबारी कहलाते हैं। उनके बारे में सबसे ताजा खबर ये है कि एंटीगा, जहां की उन्होंने नागरिकता ली थी, वहां से पड़ोस के देश डोमिनिका चले गए हैं और पकड़ लिए गए हैं। इसका पता चलने पर एंटीगा के प्रधानमंत्री डोमिनिका को सलाह दी है कि मेहुल को सीधे भारत के हवाले कर दिया जाए। भारत वैसे भी महीनों से चोकसी के प्रत्यार्पण की कोशिशों में जुटा है। हालांकि मेहुल के वकील का कहना है कि उनसे बात होने पर ही पता चलेगा कि उन्हें एंटीगा से डोमिनिका कैसे ले जाया गया। चोकसी के डोमिनिका पहुंचने पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अब चोकसी को प्रत्यार्पित करना आसान होगा या फिर मुश्किल हो जाएगा। जनवरी 2018 में मेहुल चोकसी भारत छोड़कर चले गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसकी ठीक ठाक तारीख 4 जनवरी 2000 बताती है। इसी महीने के आखिरी हफ्ते में पंजाब नेशनल बैंक में मेहुल चोकसी, उनके भतीजे नीरव मोदी और अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी की पहली तरहरी दी। बैंक ने इन पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। 31 जनवरी आते आते सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। 12 फरवरी को पीएनबी अपनी अंतरिम जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा। वहां बैंक ने बताया कि उसकी साउथ मुंबई की एक ब्रांच में 11,380 करोड़ के फर्जी और अधिकृत लेन देन पाए गए हैं। 18 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने केस दर्ज किया।
23 फरवरी को मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। 2 महीने की जांच के भीतर घोटाले का अनुमान 13,570 करोड़ रुपए पहुंच गया था। वहीं शुरुआती जांच में पता चला कि चौकसी और नीरव मोदी ने बैंक के कुछ अधिकारियों से साठगांठ करके फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी कराए थे। ये दस्तावेज एक किस्म की गारंटी होती है जो बैंक अपने ग्राहक को जारी करता है। फिर ग्राहक इस गारंटी के बूते किसी और भारतीय बैंक की विदेशी ब्रांच से पूंजी ले सकता है और इसे कम मियाद के लिए हासिल की गई एक निश्चित क्रेडिट समझ सकते हैं, पर इसके बदले ग्राहक को कुछ पैसा बैंक में जमा करना होता है। चौकसी और मोदी के मामले में आमल ये था कि ना तो कोई पैसा जमा कराया गया था और ना क्रेडिट की कोई लिमिट थी। आमतौर पर ग्राहक LOU के आधार पर किसी और बैंक से पूंजी लेते हैं, लेकिन इस मामले में LOU भी PNB जारी कर रहा था और पैसे भी PNB की ही विदेशी ब्रांच से निकाला जा रहा था। फिर जो पैसा ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों में वापस आना जाना चाहिए था, वो कभी आया ही नहीं। केस खुलने के बाद ED ने चौकसी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जब चैनलों पर देश में कथित सबसे बड़े घोटाले की पट्टियां दौड़ रही थी, तब सबकी निगाहें चौकसी और नीरव मोदी को खोज रही थी। चौकसी देश तो पहले से ही छोड़ चुके थे। हैरानी तब हुई जब पता चला कि वो नवंबर 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके थे। 15 जनवरी 2018 को तो उन्हें एंटीगा के नागरिक की शपथ भी दिलाई गई थी। वहीं इसके अलावा कुछ फीस भी लगती है। फिर अगर ये सिद्ध कर पाएं कि आपका रिकॉर्ड साफ है, कोई मुकदमा वगैरह नहीं है और एंटीलिया आप भले ही व्यक्ति लगे, तो आपको 3 से 6 महीने में नागरिकता मिल जाती है। वहीं एंटीगा का नागरिक एक साथ 2 नागरिकता रख सकता है। वहीं सुरक्षा के लिहाजे से एंटीगा दूसरे मुल्कों को किसी शख्स के नागरिकता लेने के बारे में सूचित नहीं करता है। हाँ, 2014 में वहां की सरकार ने यह फैसला जरूर लिया था कि नागरिकता लेने वाला अपना नाम नहीं बदल सकता है। वहीं हेनली एंड पार्टनर्स की लिस्ट में एंटीगा का पासपोर्ट दुनिया का 28वां सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसके बूते आप 151 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। किसी अभिव्यक्ति के प्रत्यार्पण के लिए 2 देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि यानी कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होना जरूरी है, यानी 2 देशों ने समझौता किया हो कि अगर उन्हें अपने देश में दूसरे देश का वांटेड व्यक्ति मिलेगा तो उसे वापस भेज देंगे। प्रत्यार्पण सिद्ध ना हो तो भी एक्स्ट्रेडिशन अरेंजमेंट से काम बन जाता है। इसमें दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर आरोपी को एक दूसरे को सौंप देते हैं। चौकसी के एंटीगा में होने की बात पता चलने पर भारत सरकार ने कोशिशें शुरू की, लेकिन एंटीगा ना तो उन 47 देशों में शामिल है जिसके साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि है और न उन 11 देशों में जिसके साथ प्रत्यार्पण अरेंजमेंट है। उधर मामला बढ़ता देख चौकसी ने जुलाई 2018 एंटीगा की हाई कोर्ट से गुजारिश की कि उनके पास संविधान के आधार पर नागरिकता है, इसलिए एंटीगा सरकार को उन्हें पकड़ने और प्रत्यार्पण करने से रोका जाए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।